वेलकम टू लॉजिस्टिशियंस इंडिया। नमस्ते। आज हम भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी सेक्टर है, पर इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है लागत। आप सोचिए, भारत में अगर कोई चीज 100 रुपए की बनती है तो उसको भेजने में यानी लॉजिस्टिक्स पर करीब 14 से 18 रुपए खर्च हो जाते हैं। 14 से 18? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, जबकि दुनिया भर का औसत देखें तो वो सिर्फ 8 से 10 रुपए है। तो ये जो फासला है ये बहुत बड़ा है। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लागत इतनी ज्यादा क्यों है, सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे बेहतर लॉजिस्टिक्स समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ में मदद कर सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लॉजिस्टिक्स होता क्या है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। देखिए, लॉजिस्टिक्स में सामान की ढुलाई आती है। किसी भी तरह की? सड़क, रेल। हाँ, सड़क, रेल, हवाई जहाज, पानी के जहाज, सब। लेकिन सिर्फ ढुलाई नहीं, इसमें वेयर हाउसिंग मतलब भंडारण भी शामिल है। अच्छा। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पैकेजिंग और खास तौर पर कोल्ड स्टोरेज, ये सब सेवाएं लॉजिस्टिक्स का ही हिस्सा है। बेसिकली ये वो पूरा सिस्टम है जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत सही समय पर पहुंचाता है। और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? कुछ आंकड़े हैं इसके? आंकड़े बिल्कुल हैं। ये सेक्टर भारत की जीडीपी में लगभग 13-14% का योगदान देता है। 13 से 14%? जी। और रोजगार की बात करें तो करीब 2.2 करोड़ यानी 22 मिलियन से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलता है। और एक दिलचस्प बात, 2024 की पहली छमाही में जो प्राइवेट इक्विटी निवेश आया है ना, उसका लगभग 66% हिस्सा लॉजिस्टिक्स में ही आया है। खासकर वेयर हाउसिंग में काफी निवेश हुआ है। अच्छा, निवेश तो आ रहा है, पर जैसा आपने शुरू में कहा लागत अब भी ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह क्या लगती है आपको? देखिए, कई वजह हैं। एक तो, और शायद सबसे बड़ी, हम सड़क परिवहन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। करीब 60% माल ढुलाई सड़कों से होती है। 60%? हाँ, और सड़क मार्ग रेल या जल मार्ग की तुलना में महंगा भी है और धीमा भी। जैसे एक उदाहरण लें, दिल्ली से चेन्नई अगर ट्रक से माल भेजें तो 6-7 दिन लग जाते हैं। हाँ, काफी समय है। वही अगर ट्रेन से भेजें तो 2-3 दिन में पहुंच जाता है और लागत भी करीब 40% कम आती है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये हुई सड़क की बात, और क्या कारण है? दूसरी दिक्कत है हमारी सप्लाई चेन का फ्रैगमेंटेड होना। मतलब हजारों छोटे छोटे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन उनमें आपस में तालमेल की कमी है। अच्छा, सब अपना अपना कर रहे हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे एफिशिएंसी घटती है। फिर जैसा मैंने कहा, रेल और जल मार्ग का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। रेल से माल ढुलाई का हिस्सा 30% से भी कम है। चीन में ये 47% है। काफी पीछे हैं हम इसमें। जी। और जलमार्ग तो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है। फिर वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर कोल्ड स्टोरेज, वो भी उतना अच्छा नहीं है। गोदाम छोटे हैं, बिखरे हुए हैं, उनमें तकनीक की कमी है। इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जैसे बिहार का उदाहरण लें, वहाँ कोल्ड चेन की कमी से करीब 30% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। ये सीधा नुकसान है। 30%? बहुत ज्यादा ये तो। इसके अलावा कोई और अड़चन है? रेगुलेटरी दिक्कतें भी हैं। जीएसटी आ गया, पर अभी भी टैक्स और परमिट वगैरह में देरी होती है। अच्छा, वो अब भी है। हाँ, कुछ हद तक। फिर शहरों के अंदर डिलीवरी मतलब लास्ट माइल डिलीवरी वो बहुत महंगी पड़ती है। जैसे बैंगलोर जैसे शहर में ये कुल लॉजिस्टिक्स लागत का 20-25% तक हो सकती है। और छोटे ऑपरेटरों में डिजिटाइजेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग की कमी है। सब कुछ मैनुअल तरीके से होता है अक्सर। और एक और बात, स्किल्ड लोगों की कमी। ट्रेन ड्राइवर, वेयरहाउस संभालने वाले लोग, इनकी भी कमी है। समझ गया। तो ये सब चुनौतियां हैं। अब इनसे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमने पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, इन सब के बारे में सुना है। हाँ, सरकार ने कई बड़ी पहलें की हैं। पीएम गति शक्ति एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सड़क, रेल, पोर्ट्स, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय हैं, उनकी प्लानिंग को एक साथ लाता है ताकि तालमेल बेहतर हो सके। बिल्कुल। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 आई, जिसका लक्ष्य है लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 10% से नीचे लाना।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स यानी MMLPs बनाए जा रहे हैं। ये MMLPs क्या हैं? ये बड़े हब होंगे जहां सड़क, रेल और दूसरे माध्यमों से आने वाला माल आसानी से एक मोड से दूसरे मोड पर ट्रांसफर हो सकेगा। इससे समय और पैसा बचेगा। फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी मालगाड़ियों के लिए अलग लाइनें। हाँ, तेज और ज्यादा क्षमता वाली लाइनें। इसके अलावा सागरमाला पोर्ट्स के लिए और भारतमाला सड़कों के लिए योजनाएं तो चली रही हैं। दूसरा, ज्यादातर फोकस अभी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर रहा है। पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड डिजिटली जोड़ने पर उतना ध्यान नहीं गया है, हालांकि अब उस पर काम हो रहा है। टेक्नोलॉजी अपनाने की रफ्तार थोड़ी धीमी है, खासकर छोटे प्लेयर्स में, और केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल में भी कभी-कभी दिक्कतें आ जाती हैं। समझ गया। चलिए अब इस पर आते हैं कि ये जो बेहतर लॉजिस्टिक्स हैं, ये इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब समावेशी विकास में कैसे मदद कर सकता है? इसका आम आदमी या छोटे व्यापारी पर क्या असर पड़ेगा? इसका बहुत सीधा और बड़ा असर है। जब लॉजिस्टिक्स बेहतर होता है तो दूर दराज के इलाके, गांव, वो मुख्य बाजारों से जुड़ जाते हैं। हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। इससे वहां के किसानों को, छोटे उत्पादकों को, MSMEs को अपने माल की बेहतर कीमत मिलती है, उनकी लागत कम होती है, वो बड़े बाजार तक पहुंच पाते हैं। और रोजगार तो बढ़ता ही है। परिवहन, भंडारण, डिलीवरी, इन सब में नौकरियों के नए अवसर बनते हैं। आप देखिए ई-कॉमर्स की वजह से कितने डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत पड़ी है। सही बात है। और जो अलग-अलग राज्यों के बीच विकास का अंतर है, उस पर क्या असर हो सकता है? जब नए हाईवे या फ्रेट कॉरिडोर बनते हैं तो वो अक्सर पिछड़े इलाकों से होकर गुजरते हैं। इससे उन इलाकों में निवेश आता है, नई इंडस्ट्री लगती है, तो क्षेत्रीय असमानता कम करने में भी मदद मिलती है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, भोजन, दवाइयाँ जैसी आवश्यक चीजों की समय पर डिलीवरी, ये बेहतर लॉजिस्टिक्स से ही संभव है। खासकर आपदा के समय या दूर दराज के इलाकों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सीधे सीधे जीवन स्तर को सुधारता है। यानी ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। और भारत के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए भी ये बेहद जरूरी है। तो आगे की राह क्या दिखती है? मतलब और क्या करने की जरूरत है जिससे लागत कम हो और इसका फायदा सब तक पहुंचे? सबसे पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए कि हम सड़क पर निर्भरता कम करें और रेल और जल मार्ग का इस्तेमाल बढ़ाएं। DFCs का काम तेजी से पूरा हो और नए जलमार्ग विकसित हों। ठीक है। दूसरा, पूरी लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया को डिजिटल बनाना होगा। ULIP जैसा प्लेटफॉर्म है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, इसका इस्तेमाल बढ़ाना होगा ताकि सारी जानकारी रियल टाइम में सभी स्टेक होल्डर्स को मिल सके। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है इसमें। बहुत बड़ा। तीसरा, हमें बड़े पैमाने पर लोगों को स्किल करना होगा। ड्राइवरों को, वेयरहाउस मैनेजर्स को, सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स को नई तकनीक के लिए तैयार करना होगा। शायद सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने होंगे इसके लिए। और पर्यावरण का पहलू, आजकल ग्रीन लॉजिस्टिक्स की भी बात होती है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। हमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स, सोलर पावर्ड वेयरहाउसेस, ऐसे समाधानों को अपनाना होगा। इससे लागत भी कम होगी और हमारे नेट जीरो लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। और एक और अहम चीज, शहरों के अंदर माल की आवाजाही, अर्बन गुड्स मूवमेंट, उसको सुधारना होगा। वहां बहुत कंजेशन और इनएफिशिएंसी है। सही कहा। और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है? निजी कंपनियों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। सरकार गति शक्ति का डेटा उनके साथ साझा कर सकती है ताकि वो बेहतर प्लानिंग और नए समाधान ला सकें। बिल्कुल। तो कुल मिलाके ये साफ है कि भारत की जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा है, वो काफी हद तक इस बात पर टिकी है कि हमारे ट्रक, ट्रेनें और जहाज कितनी तेजी और कुशलता से चलते हैं। हाँ, बेहतर लॉजिस्टिक्स सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। सही कहा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। शुक्रिया। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे पसंद करें, लाइक, सब्सक्राइब और आगे फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।